अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों इसको देखें, जो लिमिट है हमारे पास 1.5.5, इसमें प्रूव करना है हमने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n टू द पावर n इज इक्वल टू ई, जिसको हमने यूज़ किया 1.3 में। अब इसको हम प्रूव भी करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने बायनोमियल थ्योरम यूज़ किया है। बायनोमियल थ्योरम क्या कहता है, पहले इसको ज़रा समझ लेते हैं हम, और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट लेके चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास बायनोमियल थ्योरम को यूज़ करके हमने ये सीरीज़ बनाई है। मैं आपको ये फार्मूला समझाता हूँ। बायनोमियल थ्योरम और सीरीज़ में डिफरेंस क्या है, और कब हम यूज़ करते हैं सीरीज़ को, और कब हम थ्योरम यूज़ करते हैं, ये सारे डिस्कशन हम करेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 में जाके। अभी हम इस फार्मूले को समझते हैं जो हमने यहाँ पे यूज़ किया, ये वाला फार्मूला, इसको ज़रा हम समझ लेते हैं। जो आपके पास फ़र्ज़ करें इस तरह से कुछ आ जाता है 1 + x टू दी पावर 1 + x टू दी पावर n। तो बायनोमियल सीरीज़ में अगर इसको हम बच्चों खोलेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं। देखिए ये 1 तो हमने वैसे ही लिख दिया, 1 प्लस, उसके बाद आपने इस पावर को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ये सेकंड टर्म 1 प्लस के साथ जो टर्म पड़ी है यहाँ पे, आपने इसके साथ n को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, nx प्लस, फिर आगे क्या करेंगे, पावर में से एक कम किया, n-1 ओवर, ऊपर कितने फैक्टर्स आए हैं, 2, n और n-1। तो जितने फैक्टर्स हैं उतने के फैक्टोरियल से आपने डिवाइड किया, 1 ओवर n × n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और जितना यहाँ पे फैक्टोरियल आया है उतनी ही x की पावर आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x के लिए। x क्या चीज़ है, 1 के साथ जो कुछ लिखा हुआ था वो x है। फिर अगली टर्म हम कैसे लिखेंगे, अगली टर्म होगी n × n-1, फिर n-2 ओवर कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3, तो नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और साथ में हमारे पास बच्चों x की पावर 3, और फिर बता रहा हूँ x यहाँ पे क्या है, 1 के साथ जो टर्म लिखी हुई है, और n क्या है, पावर, ठीक है, प्लस इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो केस है वो है 1 + 1 ओवर n टू दी पावर n। इस फार्मूले के मुताबिक इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस पावर, देखें पावर n, और साथ में x की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 ओवर n, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 ओवर n। फिर प्लस इस टर्म को लिखें n × n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और साथ में x की जगह पे यहाँ पे क्या है, 1 ओवर n का स्क्वायर, एंड प्लस n × n-1 n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल, और साथ में 1 ओवर n का क्यूब, अप टू सो ऑन। तो इस तरह से जो हम इसको लिख सकते हैं, इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो उसी के मुताबिक हमने इसको प्रूव करने के लिए, हमने जो प्रूव करना था वो इसको प्रूव करना था, इस पूरी लिमिट को प्रूव करना है e के इक्वल। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो इसका जो एक्सप्रेशन है 1 + 1 ओवर n टू द पावर n वाला जो एक्सप्रेशन है बच्चों, वो एक्सप्रेशन हमने ले लिया और वहाँ से हमने शुरू किया। तो बच्चों पहले इस एक्सप्रेशन को हम एक्सपेंड कर लेंगे, 1 + 1 ओवर n टू द पावर n, इसको एक्सपेंड करके हमने ये लिख लिया। अब यहाँ से उन्होंने ये कैसे लिख लिया है, तो मैं आपको इस स्टेप से, एक स्टेप और भी है यहाँ पे, उस स्टेप को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि यहाँ से हमने ये कैसे लिख लिया है। तो इसको देखें बच्चों, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे 1 आ गया, 1 + 1 प्लस, अब 1 ओवर 2 फैक्टोरियल तो हमने लिख लिया साइड पे। अब ये 1 ओवर n कितनी दफ़ा यहाँ पे, ये 2 दफ़ा, 1 ओवर n का स्क्वायर है ना, तो 1 ओवर n को हमने n के नीचे भी लिख लिया, n-1 के नीचे भी लिख लिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो हम इसको लिख लेंगे n ओवर n, और साथ में n-1 ओवर n, ठीक है, यानी 1 ओवर n को हमने n के नीचे भी लिख लिया, n-1 के नीचे भी लिख लिया, और ये जो 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल था इसको हमने साइड पे कर लिया, प्लस इसी तरह 1 ओवर 3 का फैक्टोरियल, और ये देखें ऊपर 3 फैक्टर है और 1 ओवर n का क्यूब है, तो हम सब के नीचे n को लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n ओवर n इंटू n-1 ओवर n इंटू n-2 ओवर n। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब इसको लिखेंगे तो 1 + 1 + 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो
तो यहाँ पे इसको जब दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे, देखो ऊपर प्लस या माइनस होगा तो दोनों के नीचे अलग अलग आएगा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगी तो एक के नीचे आ सकता है, दोनों के नीचे फिर हम अलग अलग नहीं लिख सकेंगे। अब इसको हम जब दोनों के नीचे लिखेंगे तो n/n 1 माइनस 1/n, तो 1/n वैसे ही आ जाएगा, प्लस 1/3 का फैक्टोरियल, मुझे ये तो ख़त्म हो गया, 1 आ गया, उसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, n/n 1 माइनस 1/n, और फिर n/n 1 माइनस 2/n, तो 2/n वैसे ही आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये सारा आ गया। अब इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो बच्चों ये जितनी टर्म्स हैं सब के ऊपर लिमिट अलग। ये एक्सपेंशन किस चीज़ की आई है, ये एक्सपेंशन आई है 1 प्लस 1/n टू दी पावर n की एक्सपेंशन आई है ये। तो अब हम दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट सारी टर्म्स के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। जब सारी टर्म्स के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाएगी तो 1/n, और यहाँ पे 1/n, ये 2/n, आगे 3/n आएगा अगली टर्म में, फिर अगली टर्म में 4/n भी इंक्लूड होगा। तो ये सारे तो अप्रोच कर जाएंगे ज़ीरो को। क्यों भला बच्चों, देखें इतनी बात तो आप लोगों ने ये लास्ट लाइन में छोड़ देता हूँ, बाकी को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं। अब देखें ज़रा, अब जो हम दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n टू दी पावर n इज़ इक्वल टू, सारी टर्म्स के ऊपर आपने अलग अलग से लिमिट अप्लाई कर दी। तो पहले तो हमने लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पूरे जो हमारे पास एक्सप्रेशन है 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/n प्लस 1/3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/n एंड 1 माइनस 2/n प्लस आगे बच्चों हमारे पास क्या आएगा 1/4 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/n 1 माइनस 2/n एंड 1 माइनस 3/n एंड अप टू सो, इस तरह हमारे पास आ जाएगा। अब ये लिमिट सारी टर्म्स के ऊपर अलग अलग अप्लाई होगी, तो ये जो 1/n है 1/n 2/n 1/n 2/n 3/n, ये सारे जो हैं 1/n हो गया 2/n हो गया, ये 3/n, ये 4/n, सारे जितने भी हमारे पास इस तरह की जो टर्म्स हैं जो ये तो अप्रोच कर जाएगी ना ज़ीरो को। क्यों भला, क्योंकि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई हो रही है किसके ऊपर, 1/n। इनमें से कोई भी लिख लें, चलो हम 4/n लिख लेते हैं। तो हमारा जो था, हमने जो पढ़ा था कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, ऊपर रियल नंबर और नीचे जो हमारे पास है x है तो x की पावर में पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे n है तो n की पावर में 1 है, 1 इज़ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, इसका मतलब है इसका आंसर 0। तो ये 1/n भी अप्रोच करेगा 0 को और 2/n भी अप्रोच करेगा 0 को। तो ये जो 1/n ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0। तो यहाँ पे तो क्या बचेगा 1 माइनस 0 1 माइनस 0, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इसका मतलब है सिर्फ बचेगा 1/3 फैक्टोरियल, यहाँ पे बचेगा 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ पे ये भी 0 हो गया, ये भी 0 और ये भी 0। तो 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बचेगा। तो बस हमारे पास बच क्या जाएगा, हमारे पास बच गया 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो। इन सारे नंबर्स को जब हम कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करेंगे और हमारे पास वो बच्चों आ जाएगा ई की वैल्यू 2.71 समथिंग, जो कि ई के बराबर है। इसका मतलब ये होगा कि इसको हमने प्रूव कर लिया है ई के इक्वल। समझ आ गई बात की, इस तरह से हमने इसको प्रूव करना है बच्चों। नेक्स्ट यहाँ से डिडक्शन आती है हमारे पास, और इस डिडक्शन को जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे और मैंने ये फार्मूला आपको बताया था, उस वक्त मैंने आपको इस डिडक्शन के बारे में भी बताया था कि हम ये डिडक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखें इस चीज़ को हमने प्रूव कर लिया, इस चीज़ को जब हमने प्रूव कर लिया है, अब हम डिडक्शन में ये चीज़ प्रूव करनी है तो हम क्या करेंगे, हम 1/n को x से जो है वो रिप्लेस कर देंगे। यानी हम लेट करेंगे 1/n इज इक्वल टू x, 1/n इज इक्वल टू x है तो बच्चों यहाँ से n किसके इक्वल होगा, 1/x के इक्वल होगा। तो n की जगह 1/x लगा दिया और सारी लिमिट भी चेंज कर दी। लिमिट कैसे चेंज होगी, देखें जब हमारे पास x अप्रोचेस टू 0 है, लिमिट देखें कैसे चेंज होगी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने जो यहाँ पे रखा है वो क्या रखा है, 1/n इज इक्वल टू x। यानी हमने यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस किया है, सपोजिशन जो की है वो क्या किया है, सपोजिशन
सपोजिशन हमने की है कि 1/n इज इक्वल टू x। देखिए हमारे पास जो अभी जो चीज़ प्रूफ है वो क्या है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n टू द पावर n इज इक्वल टू e। ठीक है, अब ये लिमिट इसको किसी भी वेरिएबल में आप चेंज कर लें तो इसका आंसर तो e ही रहेगा ना। तो हमने तो सिर्फ लिमिट को किसी दूसरी फॉर्म में लिखना है, चेंज करके लिखना है। सारी आपकी अगर कंडीशंस पूरी होती तो कोई मसला नहीं, ये e के इक्वल ही रहेगा। तो हमने लेट किया 1/n इज इक्वल टू x। जब 1/n x के इक्वल है तो यहाँ से बच्चों हमें x क्या मिलेगा बताएं, यहाँ से हमें n क्या मिलेगा, यहाँ से हमें n मिलेगा 1/x। ठीक है, अब देखिए लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है, अगर n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है तो 1/n की लिमिट यानी हम लिमिट जब लगाएंगे n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/n यानी कि जो हमारे पास इधर है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका आंसर क्या आएगा 0। यानी जब आपका n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो आपका 1/n क्या है, 1/n है x, तो आपका x किसको अप्रोच कर रहा है 0 को। इसका मतलब ये है कि जब लिमिट चेंज करेंगे तो n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी की जगह हम लिखेंगे x अप्रोचेज टू 0 और बाकी सारा कुछ आप इसमें चेंज करें तो ये लिमिट क्या बन जाएगी अब, यानी पहले हमारे पास था लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n टू दी पावर n इज इक्वल टू e। अब जो रिप्लेसिंग करेंगे सारी लिमिट की वैल्यू e चेंज की और यहाँ पे सारा कुछ चेंज किया तो हमारे पास डिडक्शन करके ये सारा कुछ पुट करके यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + 1/n की जगह क्या रखेंगे x और ऊपर n की जगह क्या आएगा 1/x इज इक्वल टू e। ये भी e के इक्वल होगा। यहाँ चेंजिंग तो हमने सारी यहाँ पे की हैं, यहाँ पे तो कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ पे तो इक्वलिटी मौजूद है। हमने जितनी चेंजिंग की हमने लिमिट भी चेंज लेके उसी के मुताबिक हमने लिमिट भी चेंज की है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये डिडक्शन आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, हमारे पास थ्योरम है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 a to the power x minus 1/x is equal to log a with base e। नेचुरल लॉग ए, इसको हम ln a भी लिखते हैं। ठीक है, ये नोटेशन आप लोग याद रखें कि अगर हमारे पास लॉग लिखा आता है इस तरह से तो आमतौर पर इसका मतलब होता है लॉग विद बेस 10। ठीक है, बस वो लॉग x लिखा होता है, खाली ऐसे आपके पास लिखा लॉग x तो इसका मतलब समझा जाता है कि इसकी बेस 10 है। ठीक है, और इसी चीज़ को लिखने का एक और तरीका भी lgx लिखते हैं हम, log x। ठीक है, इसको हम समझते हैं यहाँ भी अंडरस्टूड होता है कि इसकी बेस 10 है। और अगर हमारे पास बच्चों इस तरह से log x और उसमें बेस e हो तो इसे हम बोलते हैं कि पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसको हम बोलते हैं कॉमन लॉग। और अगर उसकी बेस लॉग की बेस e होगी तो इसे हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। और इसको लिखने का तरीका ln x है। ठीक है, लॉग विद बेस e को हम ln लिखते हैं नेचुरल लॉग और साथ में हम x जो इनपुट होती है उसको लिख देते हैं। तो ये लिखने का तरीका है, इसको आप लोग समझें। अब हमारे पास जो थ्योरम है बच्चों वो क्या है, लिमिट a to the power x minus 1/x is equal to log a with base e। और लिमिट है हमारे पास यहाँ पे x अप्रोचेज टू 0, लिमिट है बच्चों x अप्रोचेज टू 0। तो हमने इसको प्रूव करना है तो यहाँ से हमने शुरू किया। इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 a की पावर x माइनस 1/x आ गया आपके पास। अब यहाँ पे हम लिमिट को चेंज करेंगे। देखें डायरेक्ट अगर हम लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ना तो 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। और हमने पढ़ा है 1.3 में हम इस बात को हमने कई क्वेश्चन किए इसके ऊपर कि अगर मेरे पास 0/0 फॉर्म वैल्यू या समथिंग ओवर 0 फॉर्म वैल्यू होगी तो हम उस लिमिट को फिर चेंज करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे या लिमिट को किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज करेंगे ताकि हमारी ये फॉर्म जो है ख़त्म हो जाए और हम लिमिट को अप्लाई कर सकें।
तो हम यहाँ पे अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 जो हमारे पास मौजूद है, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a की पावर 0 वो 1 आ गया, 1 माइनस 1 ऊपर 0 और नीचे एक्स अप्रोचेस टू 0 यहाँ पे 0, तो 0 पर 0 फॉर्म बन गई। तो हमने फिर क्या किया, यहाँ पे सपोजिशन किया, लेट कर लिया कि y या इस पूरी चीज़ को लेट कर लें आप a टू दी पावर x माइनस 1 y के इक्वल है। जो ऊपर है हमारे पास a की पावर x माइनस 1, इसको हमने y के इक्वल रख दिया। अब जब हमने एक चीज़ लेट यानी एक लिंक हमने ले लिया है, ये लिंक हमें मिल गया। अब ये लिंक हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा बच्चों, ये लिंक हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा। वो कैसे प्रोवाइड करेगा इसको देखें। हमें चाहिए क्या, कुछ a की पावर x माइनस 1 को तो हमने रख लिया है y के इक्वल। अब हमें x की वैल्यू चाहिए y की फॉर्म में, हमें लिमिट चाहिए y की फॉर्म में, क्योंकि हमने सारा कुछ अब चेंज करना है y की फॉर्म में, तो हमें लिमिट भी y वाली चाहिए और ये x जो है, क्योंकि इसकी जगह तो हम आराम से y लिख लेंगे, हमें x की वैल्यू भी y की फॉर्म में चाहिए। तो अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ से हम बड़ी आसानी से क्या लिख सकते हैं, a की पावर x इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएँ तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस y। अब हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी लॉग की, आपको याद होगा कि अगर आपके पास बच्चों इस तरह होता a की पावर x इज़ इक्वल टू y, अगर आपके पास फ़र्ज़ करें इस तरह होता है, तो इसको अगर लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ y, और बेस तो वही रहेगी, लॉग ऑफ y विद बेस a इज़ इक्वल टू, ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं ये रिप्लेस हो जाएंगी, x इधर आ जाएगा और y इधर आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ y विद बेस a इज़ इक्वल टू x। मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी दी थी कि आपके पास, आपको पता है 10 टू द पावर 2 इज़ इक्वल टू 100 होता है, तो इसको लॉग की फॉर्म में आपको कहा जाता है, लिखिए तो आप क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 100 विद बेस 10 इज़ इक्वल टू 2। ऊपर वाली चीज़ों को रिप्लेस कर दिया, ये जो 10 है ये पहले भी बेस है, अभी भी बेस है। फर्स्ट करो आपके पास आ जाता है 5 टू द पावर 2 इज़ इक्वल टू 25, तो इसको लॉग की फॉर्म में क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 25 विद बेस 5 इज़ इक्वल टू 2। तो इसी तरह जब हम इसको रिप्लेस करेंगे इस चीज़ को, तो हम क्या लिखेंगे, इसी के मुताबिक हम इसको लिखेंगे लॉग ऑफ 1 प्लस वाई विद बेस a इज़ इक्वल टू x। तो x की वैल्यू मिल गई, यानी a की पावर x माइनस 1 की वैल्यू में y में मिल गई, x की वैल्यू में y में मिल गई। अब हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है बच्चों, तो लिमिट यहाँ पे रख के फाइंड आउट की जा सकती है। अगर आप आपका x जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है ना, तो अगर आपका x 0 को अप्रोच कर रहा है तो इधर ये जो लिंक है आपका, जो लेट जहाँ पे किया है वहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करें और दूसरे वेरिएबल की लिमिट फाइंड आउट कर लें। अब जहाँ पे आप लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है तो x की लिमिट यहाँ पे पुट करें 0, तो a की पावर 0 कितना हो गया 1 माइनस 1 0, इसका मतलब है y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 को अप्रोच करके x की वैल्यू 0 पुट करके y की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, y की वैल्यू भी 0 मिल रही है, यानी a की पावर 0 माइनस 1 माइनस 1 0, तो y की वैल्यू क्या मिल रही है 0 मिल रही है। इसका मतलब ये होगा कि when x अप्रोचेस टू 0 y आल्सो अप्रोचेस टू 0। तो ये जो लिमिट थी हमारी ये क्या बन गई, अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x, ये बन गई है लिमिट y अप्रोचेस टू 0, और a की पावर x माइनस 1 को हमने किसके इक्वल रखा, y के, ओवर x की जगह हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है log ऑफ 1 प्लस वाई विद बेस। इतनी बात क्लियर। अब ये जो y ऊपर है, ये ऊपर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड करेगा, तो इसको हम लिख लेंगे 1 ओवर, और लिमिट तो यहाँ पे बच्चों लिमिट तो ऊपर भी अप्लाई होगी नीचे भी अप्लाई होगी। ऊपर तो हमारे पास 1 है सिर्फ, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, और नीचे भी हमने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, y ऊपर मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड कर गया, 1 ओवर पाई आ गया शुरू में, और log ऑफ 1 प्लस वाई विद बेस a। अच्छा जी, उसके बाद आप लोग एक बात याद रखें, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज़ में ये बात शामिल है कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे बच्चों आपके पास है log ऑफ x विद बेस a, और यहाँ पे फ़र्ज़ करें b है शुरू में, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है log के साथ,
तो ये जो b है ये x की पावर बन जाएगा, यानी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log ऑफ x विद बेस a और उसकी पावर ये b है जो शुरू में लिखा हुआ है इसकी पावर बन जाएगा। तो ये 1/y है, ये किसकी पावर बन जाएगा 1+y की पावर बन जाएगा। इसके मुताबिक देखें ना, x की जगह यहाँ पे क्या है 1+y, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ऊपर तो 1 ही रहेगा, उस पर फर्क कोई नहीं पड़ा। और नीचे हमारे पास क्या आ गया, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 log विद बेस a 1+y की पावर 1/y। अच्छा आप बताएं 1+y की पावर 1/y और उसके ऊपर जब लिमिट y अप्रोचेस टू 0 अप्लाई होगी, लॉग के अंदर जाके लिमिट अप्लाई हो सकती है। तो आपने पढ़ा है, अभी हमने इसको प्रूव किया कि लिमिट y अप्रोचेस टू 0 या x, हम जो बात हमने पढ़ी है वो तो ये पढ़ी है ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1+x टू द पावर 1/x, ये किसके इक्वल है, e से। डिडक्शन जो हमने की है वो ये की है। अब इसके अंदर अगर हम x को y से रिप्लेस कर दें, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे y, उसको हम y से रिप्लेस करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1+y टू द पावर 1/y इज इक्वल टू, इसका मतलब है ये देखें 1+y टू द पावर 1/y, उस पर लिमिट कौन सी अप्लाई हो रही है, y अप्रोचेस टू 0। इसका मतलब है ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास e आ जाएगा। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। जी इन चीज़ों को ख्याल रखें आप लोग। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/log विद बेस a ऑफ e, ठीक है। और ये हमने 9th क्लास 10th क्लास में हमने थ्योरम प्रूव किया हुआ है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ a विद बेस e, यानी अगर हमारा log ओवर में है तो उसको हम ऊपर लेके आते हैं। तो बच्चों ये जो हमारी बेस है ये log की इनपुट बन जाएगी, और ये जो पहले इनपुट थी हमारी e जो थी ये बेस बन जाएगी। यानी मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया है log की प्रॉपर्टी, वो ये प्रॉपर्टी यूज़ की है कि 1/log b विद बेस a ये इक्वल होता है log ऑफ a विद बेस b, यानी जो पहले बेस थी वो आप उस पर log अप्लाई हो जाएगा, और जो पहले हमारे पास इस पर log की इनपुट थी b वो अब बेस बन जाएगी। इसको हमने यूज़ किया यहाँ पे, और यही बात हमने प्रूव करनी थी। देखें यहाँ पे यही बात हमने प्रूव करनी थी, सो प्रूव्ड। इस तरह से बच्चों आपने इस थ्योरम को समझना है, इस तरह से प्रूव करना है। यहाँ से रिडक्शन आएगी, यानी जो हमने बात प्रूव की है वो ये बात प्रूव की है। बाकी चीज़ों को हम ख़त्म कर देते हैं और हम देखते हैं कि इसके हम आगे कैसे रिडक्शन कर सकते हैं, इससे यहाँ से हम कैसे ये चीज़ें डिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा अब इसके अंदर डिडक्शन जो आएगी ना, उसके आपने जो बुक पे जिस तरह से प्रूव किया है उस तरह से प्रूव करना है। मैं आपको बस समझा देता हूँ कि डिडक्शन के अंदर यहाँ पे किया क्या गया है। यहाँ पे आप क्या करें, पूरे इस थ्योरम के अंदर पुट कर दें a इज़ इक्वल टू ई, जहाँ जहाँ पे आपको a नज़र आ रहा है वहाँ पे आप e को रिप्लेस कर दें। अब लिमिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लिमिट का कोई ताल्लुक a के साथ नहीं है, ठीक है। a के साथ लिमिट का कोई ताल्लुक नहीं है, लिमिट का ताल्लुक x के साथ है। अगर हम x को चेंज करते, x को किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज करते तो हम फिर लिमिट भी चेंज करते, लेकिन अब तो लिमिट चेंज नहीं होगी। तो ये लिमिट अब क्या बन जाएगी, ये जो पूरा फार्मूला है ये क्या बन जाएगा, तो ये बच्चों ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x माइनस 1/x इज इक्वल टू लॉग, इसको मैंने आपको बताया था, इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, नेचुरल लॉग ए, तो लॉग e विद बेस e, ठीक है। और ये आ गया बच्चों आपके पास, और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये है नेचुरल लॉग e और नेचुरल लॉग e 1 के इक्वल होता है।
और वैसे भी आप लोग याद रखें कि जब हमारे पास लॉग की इनपुट और उसकी बेस सेम होगी ना तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। फर्स्ट जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बच्चों, आपके पास आपको पता है कि कुछ भी लिख लें यहाँ पे 6 की पावर 1 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल। अगर आप उसको लॉग की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, log 6 विद बेस 6, ये ओवरऑल चीज़ें रिप्लेस हो जाएंगी, इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 1। देखें यहाँ पे इनपुट और बेस सेम है तो इसका आंसर क्या है 1। तो 7 की पावर 7 इज इक्वल टू 7, उसको भी हम बनाएंगे ऐसे। इसी तरह e की पावर 1 इज इक्वल टू e होता है तो हम log की फॉर्म में लिखेंगे तो log ऑफ e विद बेस e इज इक्वल टू 1 होगा, तो इसलिए हमने log ऑफ e विद बेस e इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे इसको नेचुरल लॉग e ये भी लिखने का तरीका है जिसमें आपको लिख के दे दिया है। तो इस तरह से हम इसको डिडक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बताए गए हैं याद रखने के लिए। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई की पावर एक्स, बच्चों ये इन्फिनिटी होगा, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी ई की पावर एक्स, तो बच्चों ये आपके पास क्या होगा, ये 0 के इक्वल होगा। क्लियर है इतना, क्योंकि हम इसको क्या लिख लेंगे, फिर हम इसको नीचे ले जाएंगे ना। ई की पावर एक्स है, हमारा एक्स किसको अप्रोच कर रहे हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब हमारे पास लिमिट अप्लाई होती है एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई की पावर एक्स के ऊपर, तो एक्स यहाँ पे हमारे पास चूँकि एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर होगा। तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी, क्योंकि ई जो है वो 1 से बड़ा नंबर है। अगर जिस नंबर की पावर है वो 1 से बड़ा होगा तो उसकी पावर को अगर हम इन्फिनिटी को अप्रोच करवाएंगे तो उसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। अब यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी लिख लेंगे तो 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी तो 1 ओवर इन्फिनिटी वो क्या आ जाएगा 0। लिमिट के अंदर ऐसा होता है, लिमिट के अंदर 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल है, लेकिन यानी 1 ओवर इन्फिनिटी जो है वो 0 को अप्रोच करती है। ठीक है, ये बात आप लोग समझें कि मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ कि 1 ओवर 0 जो है वो अनडिफाइंड है बच्चों, वो अनडिफाइंड। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से लिखा था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर एक्स, तो अब हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे इसको हम लिखेंगे इन्फिनिटी, बल्कि इसको अगर हम फ्रॉम राइट साइड करेंगे तो ये इन्फिनिटी होगा, और अगर हम इसको फ्रॉम लेफ़्ट साइड करेंगे 1 ओवर एक्स तो ये क्या होगा माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे आपके पास आंसर आ रहे हैं एक्स अप्रोचेस। और इसी तरह 1 ओवर इन्फिनिटी जो है बच्चों ये अनडिफाइंड है, हमें इसका आंसर नहीं पता, लेकिन अगर हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स आता है तो हम इसका आंसर क्या देते हैं 0। लेकिन लिमिट के अंदर, यानी लिमिट के अंदर हम कहेंगे कि 1 ओवर इन्फिनिटी जो है वो 0 को अप्रोच कर रही है। 1 ओवर 0 जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, जब एक्स अप्रोच कर रहा हो 0 को फ्रॉम राइट साइड, अगर लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा हो तो माइनस इन्फिनिटी। ये बात हम नेक्स्ट चल के इसको मज़ीद एक्सप्लेन भी करेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसको आप लोग से। लेकिन अभी आप लोग ये याद रखें कि अगर हमारा, जो मैंने आपको इधर ये बात बताई है उसको बस समझें कि 1 ओवर इन्फिनिटी वैसे अनडिफाइंड है, 1 ओवर इन्फिनिटी अनडिफाइंड है, ठीक। लेकिन अगर हम लिमिट की बात करेंगे, इन लिमिट की बात करेंगे तो जो 1 ओवर इन्फिनिटी अप्रोच करती है 0 को, ये आप लोगों ने 2 ओवर इन्फिनिटी 3 ओवर इन्फिनिटी एक ही बात है। ये कुछ रिजल्ट्स हैं, इनको आप लोगों ने ए की पावर a ओवर एक्स इज इक्वल टू 0, मैंने आपको इसके बारे में हमने इसको मज़ीद एक्सप्लेन भी किया था, हमने इसको इसी तरह काफ़ी
बात की कि ऊपर आपका रियल नंबर होना चाहिए, नीचे एक्स की पावर जो है पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए, तो एक्स अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी ये 0 के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों ने कर लेने हैं, ये हमने 1.3 में डिस्कस किया है इन क्वेश्चंस को पहले भी। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाता है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम हमें ये कहता है कि आपके पास अगर तीन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स ये इस तरह से रिलेटेड हैं, एफ ऑफ एक्स इज़ लेसर इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज़ लेसर इक्वल टू एच ऑफ एक्स, या फिर एफ ऑफ एक्स, यानी मैं आपको उसके 3 फॉर्म्स बताता हूँ, आपके पास 3-4 फॉर्म्स इसकी बन सकती हैं कि आपके पास बच्चों यहाँ पे 3 फंक्शंस हैं, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स। अब ये इनका रिलेशन, यानी इनका रिलेशन, इनइक्वालिटी का रिलेशन जो है वो किस तरह से पॉसिबल है, यानी अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे लेस और इक्वल टू है और यहाँ पे लेस और इक्वल टू, ये ऑपरेशन सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे लेस और इक्वल टू यहाँ ग्रेटर इक्वल टू, ये नहीं होना चाहिए, फिर बात ठीक नहीं होगी, फिर ये जो थ्योरम है ये अप्लाई नहीं हो सकेगा। इस तरह है, या फिर एफ ऑफ एक्स इज़ लेस दैन जी एक्स इज़ लेस दैन एच एक्स है इन सम रीजन, किसी रीजन के अंदर, प्लेन की किसी रीजन के अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, तो फिर अगली प्रॉपर्टी भी होल्ड करवाते हैं, बताता हूँ आपको कौन सी प्रॉपर्टी। या फिर हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू एच ऑफ एक्स है, या फिर एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन जी एक्स इज़ ग्रेटर दैन एच एक्स है फॉर सम ओपन इंटरवल ए बी ऑन द रियल नंबर लाइन, देन वी कैन से डैट। अगर हमारे पास बच्चों याद रखें, अगर हमारे पास ये रिलेशन में, इन 4 रिलेशन में से कोई रिलेशन भी मौजूद है 3 फंक्शंस के दरमियान, अब जो बाउंड्री फंक्शंस हैं वो कौन से हैं हमारे पास, एफ एक्स एंड एच एक्स, ये बाउंड्री फंक्शंस हैं। तो फ़र्ज़ करें अगर आपके पास लिमिट x अप्रोचेज टू a f ऑफ x इज़ इक्वल टू, आपके पास फ़र्ज़ करें बच्चों l आ जाता है, और इसी तरह लिमिट x अप्रोचेज टू a h ऑफ x इज़ इक्वल टू l आ जाता है। क्या मतलब ये कि आपके पास सेम नंबर के ऊपर लिमिट जो है f ऑफ x की भी l आ जाती है और h ऑफ x की भी l आ जाती है। बाउंड्री फंक्शंस की लिमिट सेम नंबर पे, x अप्रोचेज टू a है, सेम नंबर पे जो लिमिट है वो सेम आ रही है, इसकी लिमिट भी l आ रही है, इसकी लिमिट भी आ रही है। तो बच्चों ये जो अंदर वाला होगा, ये जो फंक्शन होगा, फिर अगर दोनों एंड जो बाउंड्री फंक्शंस हैं उनकी लिमिट सेम नंबर पे सेम आ गई है, तो हम कह सकते हैं, हम इस g(x) की लिमिट फाइंड आउट किए बगैर कह सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज टू a g(x) भी l के इक्वल है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी, यानी अगर इस तरह से, इसे हम, इस सैंडविच थ्योरम का दूसरा नाम है स्क्वीज़ थ्योरम, स्क्वीज़ थ्योरम, यानी ये जो फंक्शन g(x) है ये भिंच गया है इन 2 फंक्शंस के दरमियान, f(x) और h(x) के दरमियान भिंच गया। अब अगर इन दोनों फंक्शंस की लिमिट किसी पॉइंट पे, यानी यहाँ पे a पे हम इनकी दोनों की लिमिट फाइंड आउट करें, f(x) की और h(x) की, अगर इन दोनों की लिमिट सेम आ जाती है बच्चों, तो फिर हम कह सकेंगे कि जो फंक्शन g(x) है इसकी लिमिट भी l के इक्वल होगी बगैर फाइंड किए। अब अगला जो थ्योरम हमने प्रूव करना है, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 इफ थीटा इज इन रेडियंस, उसमें हमने इस सैंडविच थ्योरम को यूज़ करना है। आप याद रखें इस थ्योरम का नाम, ये जो हमने थ्योरम पढ़ा है, इस थ्योरम का नाम है सैंडविच थ्योरम। आगे जो हम थ्योरम पढ़ेंगे उसका नाम नहीं है, इसका नाम है सैंडविच थ्योरम। यानी आपके पास इनमें से कोई रिलेशन पाया जा रहा है, और उसके बाद जो एंड वाले फंक्शन है एफ एक्स और एच एक्स यहाँ जी एक्स हो सकता है, यहाँ पे एच एक्स यहाँ पे हो सकता है, कोई मसला नहीं,
लेकिन आपके पास बच्चों ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इस तरह का आपके पास रिलेशन मौजूद है, उसके बाद आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो बाउंड्री फंक्शन की लिमिट अगर किसी नंबर के इक्वल आ रही है तो देन हम कहेंगे कि जो फंक्शन है इसकी लिमिट भी एल के इक्वल होगी। इस बात को आप लोग समझिए। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो थ्योरम है वो है इफ़ थीटा इज़ मेजर्ड इन रेडियन देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। इस थ्योरम को प्रूव करते वक्त हम इसको यूज़ करेंगे। देखिए जो थ्योरम प्रूव करना है वो सारा यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आपने ये सारा कुछ जिस तरह से लिखा है आप लोगों ने ऐसे ही प्रूव करना है, लेकिन जिसमें जो की पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं और उसके बाद आप लोग बच्चों यहाँ से आप इस जिस तरह से आपकी बुक पे प्रूव्ड है इसी तरह आपने इसको प्रूव कर लेना है। मैं आपको इसमें जो समझने वाली चीज़ें हैं वो बताता हूँ, उसको हम प्रूव कर लेते हैं और इस बाद में चाहे आप लोग इस तरह लिख लें या जैसे मैंने लिखा है, लेकिन जो इंग्लिश वगैरह यहाँ पे लिखी है वो आप लोगों ने यूज़ करनी है यहाँ पे ऐसे ही। और उसके बाद फिर मेथड में आपको समझाता हूँ यहाँ पे हुआ क्या है। देखो बच्चों यहाँ पे एक यहाँ पे जो पिक्चर समझने वाली है इसकी वो ये पिक्चर है। देखिए यहाँ पे हमने एक यूनिट सर्कल लिया। यूनिट सर्कल का मतलब है एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट हो, 1 यूनिट। ठीक है, ये सर्कल देखें ए से शुरू हो रहा है और ये इस कर्व से होता हुआ ऐसे ऊपर जाएगा, ये यूनिट सर्कल है। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज एंगल है वो थीटा है और इसको हमने मेजर किया रेडियन में। अब जो हमारे पास यहाँ पे आपके पास दो शेप बन गई, यानी आपने बी को ए से डायरेक्टली लाइन के ज़रिए ज्वाइन कर दिया तो आपके पास एक ट्रायंगल बन गई है। कौन सी? ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, और एक आपके पास सेक्टर है सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर ऑफ द सर्कल का मतलब है सर्कल का एक हिस्सा, सर्कल का एक टुकड़ा। जैसे पिज़्ज़ा होता है ना गोल, इसी तरह उसका हम एक पीस काट लेते हैं तो वो एक सेक्टर की तरह होता है। इसी तरह ये जो आपके पास ओ ए बी, यानी इस कर्व को इंक्लूड करके अगर हम बात करेंगे, इस कर्व को अगर हम इंक्लूड करके बात करेंगे तो बच्चों हमारे पास ये एक सेक्टर है, सेक्टर ऑफ द सर्कल है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ट्रायंगल है। हमने क्या किया, यहाँ से इस बी से इस ये जो लाइन थी, ये जो हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल है, इसको हमने आगे बढ़ा लिया और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर प्लॉट किया ए पॉइंट के ऊपर। तो एक और ट्रायंगल हमें मिल गई। वो कौन सी ट्रायंगल है? ओ ए डी ट्रायंगल, ओ ए डी ट्रायंगल। अब यहाँ पे हमारे पास 3 शेप्स हैं, 3 शेप्स। पहली सबसे ट्रायंगल ओ ए बी, फिर सेक्टर ओ ए बी और फिर ट्रायंगल ओ ए डी। सबसे छोटी शेप हमारे पास कौन सी है ये बताएं। सबसे छोटे हमारे पास जो शेप छोटी होगी उसका एरिया भी छोटा होगा, जो शेप बड़ी होगी उसका एरिया भी बड़ा होगा। तो हमारे पास जो छोटी शेप है वो कौन सी है? ओ ए बी, सबसे छोटी ट्रायंगल, उससे बड़ा सेक्टर है ओ ए बी, उससे बड़ी ट्रायंगल है ओ ए डी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी विल बी लेस और इक्वल टू, या हम सिर्फ लेस देन भी लिख सकते हैं, लेस देन area of sector OAD is less than area of triangle OAD। ये बात हमें समझ आ गई। अब हमने इन तीनों के एरिया फाइंड आउट करने, एरियाज फाइंड आउट करने। OAB ट्रायंगल का एरिया, OAB सेक्टर का एरिया और OAD जो हमारे पास ट्रायंगल है उसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है बच्चों। तो हम फिर एक फिगर बना लेते हैं यहाँ पे और फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये फिगर है हमारे पास, इसी तरह हम इसको देख रहे हैं। यहाँ पे ये हमारे पास O है, ये हमारे पास A है और ये हमारे पास B है और ये हमारे पास D है और यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है थीटा। आज जब हम इनके एरियाज फाइंड आउट करेंगे, आप लोग याद रखें कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है 1/2 इंटू बेस
इंटू हाइट इसके इक्वल होता है। हमने किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना होगा तो हम इस फार्मूले से उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये एक यूनिट सर्कल है तो बच्चों ये यूनिट लेंथ है और ये भी यूनिट लेंथ है, ठीक है। हमें ए बी लेंथ का नहीं पता, लेकिन ये आपके पास हमें पता है कि ओ बी यूनिट लेंथ है, यानी ओ बी हमारे पास यहाँ पे कितना है 1 यूनिट, और ओ ए बच्चों हमारे पास कितना है वो भी 1 यूनिट है। ए डी का हमें नहीं पता। तो हमने इन तीनों, अब हमारे पास शेप्स हैं कौन कौन सी, हमारे पास ट्राइंगल है। हमें चाहिए क्या कुछ, पहले तो हम इसको यहाँ से हमने एक बात समझी, वो ये समझी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज़ लेस आर इक्वल टू, या सिर्फ हम लेस देन भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर लेस आर इक्वल टू। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें हम इसको छोटा कर लेते हैं, मज़ीद बहुत छोटा कर लेते हैं, तो इक्वलिटी भी पॉसिबिलिटीज़ के अंदर आ जाती है। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इज़ लेस आर इक्वल टू, छोटा हो सकता है बच्चों, बड़ा तो कभी नहीं हो सकता, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी। अब ये तीनों चीज़ें हमें चाहिए, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों हम पहले सबसे बात करते हैं ओ ए बी ट्राइंगल। ओ ए बी ट्राइंगल की हमारे पास बेस कितनी है, ओ ए, हाइट ए बी नहीं है, हाइट ये है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे, ये हाइट है, और यहाँ पे इस पॉइंट को आप कोई भी नाम दे दें, फर्स्ट मैं आपको बुक वाला नाम दे देता हूँ ताकि आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। सी यहाँ पे उसने नाम दिया है इसको, तो हम यहाँ पे इसका जो नाम है बच्चों वो सी ही दे देते हैं। यहाँ पे आप कह देते हैं कि यहाँ पे सी इसको हम कह देते हैं। तो बी सी इज़ दी हाइट। अब बी सी को हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि बी सी हाइट है, वो जो बी सी को हम फाइंड आउट करेंगे ना, तो बी सी को फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब हमें पता किस चीज़ का, हमें पता है, देखें अब हमने ओ ए बी ट्राइंगल के अंदर बी सी फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, इसको ज़रा ध्यान से समझिए आप लोग। 1/2 बेसिस की कितनी, ओ ए बी ट्राइंगल की बेस कितनी, ओ ए, तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ जाएगा ओ ए, और साथ में यहाँ पे हमारे पास इसकी हाइट कितनी है, बी सी, तो इसकी हाइट हमारे पास आ गई है बी सी, ठीक है। यहाँ से ओ ए तो हमारे पास पता है 1 है, तो बी सी कितना होगा, तो बी सी हम ओ बी सी ट्राइंगल से फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ओ बी सी, जो ओ बी सी ट्राइंगल के अंदर ये जो हमारे पास एंगल के सामने साइड है बी सी, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है, बेस। तो यहाँ से ओ बी सी ट्राइंगल के अंदर हमें पता किस चीज़ का है, ओ बी का, ओ सी का हमें नहीं पता, ओ सी कितना है, 1 से कितना कम है, क्योंकि ओ ए तो पूरा 1 है, ओ सी कितना कम है हमें इस बात का नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, ओ बी को ज़रूर यूज़ करेंगे, और फाइंड क्या करना है, ओ बी को ज़रूर यूज़ करना है, क्यों, क्योंकि हमें इसका पता है। बी सी को ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि हमने उसको फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का आपस में क्या ताल्लुक होता है, साइन थीटा। इसका मतलब है यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा जो किसके इक्वल होगा, बी सी ओवर ओ बी। अब ओ बी तो 1 है, इसका मतलब हो गया साइन थीटा इक्वल आ गया बी सी के। बी सी की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा। इसका मतलब जब हम बात कर रहे थे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी की, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी वो कितना आ गया आपके पास बच्चों, वो आ गया 1/2। ओ ए कितना था आपके पास 1, और बी सी आपके पास कितना आया है, साइन थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा ओवर 2। पहली बात तो आपने ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी ये तो आपने फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी।
तो किसी भी सर्कल का आपने एरिया फाइंड आउट करना होगा बच्चों, देखिए अब हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करते हैं। जो चीज़ें हम फाइंड आउट किए जा रहे हैं उसको ज़रा हम सेम में रखेंगे। अच्छा जी, याद रखें एरिया ऑफ सेक्टर ये इक्वल होता है 1/2r² थीटा की। किसी भी सर्कल के सेक्टर का आपने एरिया फाइंड आउट करना तो वो इसके इक्वल होगा। तो ये 1/2r², r की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर और थीटा बस वैसे आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास आ जाएगा θ/2 का, क्योंकि यहाँ पे रेडियस कितना है 1। तो ये आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया। एरिया ऑफ सेक्टर OAB सेक्टर का एरिया भी आ गया θ/2। और बच्चों आपके पास ये भी आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है इसका एरिया। अब हमने फाइंड आउट करना है बच्चों ट्राइंगल OAD का एरिया। ट्राइंगल OAD का एरिया, तो OAD के अंदर OA का तो हमें पता है। फाइंड आउट क्या करना है, AD फाइंड आउट करना है। तो इस ट्राइंगल के अंदर OAD ट्राइंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर होगा। बेस का क्या ताल्लुक होता है, tan थीटा। इसका मतलब है यहाँ से हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू AD ओवर OA। इसका मतलब बच्चों हमारे पास tan थीटा किसके इक्वल आ गया, AD के। तो AD की वैल्यू तो हमें मिल गई, AD की वैल्यू मिल गई, tan थीटा AD की वैल्यू मिल गई। अब हमने जब एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD उसका एरिया क्या होगा 1/2। बेस इसकी कितनी है OA, वो 1 आ गई। और हाइट इसकी कितनी है AD, वो कितनी आई है tan थीटा। तो ये हमारे पास आ गया tan थीटा। तो 1/2 tan थीटा इज इक्वल टू tan θ/2। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने ये समझ ली कि तीनों, ये देखें सबसे पहले OAB ट्राइंगल का एरिया हमारे पास आ गया, OAB सेक्टर का एरिया आ गया और OAD ट्राइंगल का एरिया हमारे पास। तीनों चीज़ें हमने फाइंड आउट। और ये बात हम समझ चुके हैं कि इसके अंदर OAB सबसे छोटी ट्राइंगल है, उससे बड़ा सेक्टर OAB है, उससे बड़ी ट्राइंगल OAD है। अब यहाँ पे हम इन तीनों चीज़ों को ये तीनों चीज़ें हमने फाइंड आउट की हैं, इसको हम इस फॉर्मूले में इसमें रखेंगे, इस रिलेशन में रखेंगे जो हमने बनाया है। और उसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, दोनों की लिमिट सेम आ जाएगी। तो हम यहाँ से कह देंगे कि इसकी लिमिट जो दरमियान में होगा उसकी लिमिट भी सैंडविच थ्योरम से उसी के इक्वल है। चलिए इसको देखते हैं। बच्चों ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। ये सारा कुछ फाइंड आउट करने के बाद जो हम पहुँचे हैं ना, वो यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे इक्वालिटी उसने यूज़ नहीं किया, ना यूज़ करें आप लोग। 1/2 sin थीटा इज़ लेस देन θ/2 इज़ लेस देन 1/2 tan थीटा। ये बात हमने बना ली है, ये बात हमने कर ली, यहाँ तक कर ली। अब आगे डिवीजन कर दी। देखें 1/2 sin थीटा से आप डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन, यानी पूरी इनइक्वालिटी को। 1/2 sin थीटा एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1/2 sin थीटा से आप डिवाइड कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आपने डिवाइड कर दिया तो 1/2 sin थीटा ओवर 1/2 sin थीटा ये 1 आ गया। θ/2 को 1/2 sin थीटा से डिवाइड करें। आप सिंपल डिवीजन करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आप तीनों को 1/2 sin थीटा पे डिवाइड करेंगे तो बच्चों आपको मिल जाएगा 1 इज़ लेस देन θ/2 इज़ लेस देन 1/cos थीटा, ये मिल जाएगा आपके पास। और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए sin थीटा पॉजिटिव है, 1/2 sin थीटा ये भी पॉजिटिव है इसका साइन। तो इसका मतलब ये होगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब बच्चों हमारे पास क्या किया, अब हमने
यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल ले लिया। याद रखिए जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं इनइक्वालिटी का तब भी इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाता है। अगर फ़र्ज़ करें वो लेस देन है तो ग्रेटर देन बन जाएगा। तो हमने कहा कि 1/1 था तो उसको हमने उल्टा के लिखा तो 1 ही रहा, इसको उल्टा के लिखा तो थीटा ओवर साइन थीटा ओवर थीटा हो गया और 1/cos थीटा बन गया कॉस थीटा। अब बच्चों इसके ऊपर यानी हमारे पास जो कुछ अब क्या आ चुका है, यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन बन चुका है, इनइक्वालिटी बन चुकी है ये वाली। हमारे पास बच्चों इस वक्त इनइक्वालिटी बन चुकी है 1 इज़ ग्रेटर देन साइन थीटा ओवर थीटा इज़ ग्रेटर देन कॉस थीटा। अब ये जो हमारे बाउंड्री फंक्शन है वो एक 1 है और एक कॉस थीटा। मैंने आपको बताया सेम हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो हम इन दोनों की लिमिट निकालेंगे थीटा अप्रोचेस टू 0 का, यानी जो बाउंड्री फंक्शन है उनकी लिमिट निकालें। तो यहाँ से अब लिखे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 ऑफ 1, तो 1 पे जो भी आप लिमिट लगाएं तो वो तो 1 ही रहेगा, तो कांस्टेंट है। आप कॉस थीटा पे लिमिट लगाएं तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 ऑफ कॉस थीटा, तो वो क्या आया कॉस 0, तो वो कितना आ जाएगा 1। तो हमने दोनों बाउंड्री फंक्शंस के ऊपर लिमिट लगाई और वो सेम आ गई। और हमारे जो 4 केसेस थे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल टू, लेसर इक्वल टू, उनमें से ये केस भी मौजूद है। इसका मतलब ये होगा कि जब ये दोनों इक्वल आ गए हैं हम लिखेंगे एज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 एंड लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो सो हम यहाँ से हम जो पढ़ा है बाय सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि दरमियान वाला फंक्शन है ये वाला, इसकी लिमिट भी 1 के इक्वल है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा ये भी 1 के इक्वल है। तो इस तरह से हमने बच्चों इसको प्रूव करना है, तो आप इसकी प्रूफ को अच्छी तरह से समझें और इसको ख़ुद से आप प्रूव करें। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।